देखें, सरपंच का जो पावर होता है, ठीक है, सरपंच जो है यानी अगर किसी भी प्रकार का कोई ग्रामीण विवाद है तो उसको देखने का काम करते हैं, और साथ साथ मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होता है, विवाद होता है लोगों के बीच में, लेकिन जब मामला जमीन का होता है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो है एक तरह से जो सरपंच हैं वो क्या करते हैं, वो एक जन अदालत है, ठीक है, वो जो है एक जन अदालत है। और यहाँ पर जो है एक तरह से किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कि जज जो है मजिस्ट्रेट है जिसके द्वारा सुनवाई प्रक्रिया किया जाता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा ये जन अदालत है, जनता का अदालत है। उसमें जो फैसला दिया जाता है, ठीक है, उस फैसले को एक सबूत के तौर पे जो है ना आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। रही बात उसकी मान्यता की, तो बस वही है कि आपका एक सबूत है कि आपको जन अदालत से ये फैसला दिया गया था। लेकिन अगर आप उस पर कोई ये कहेंगे कि इस पे अब चैलेंज करना पड़ेगा इस फैसले को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका विवाद है, आप संतुष्ट नहीं है जन अदालत से, अगर सरपंच के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप उस जो मामला है उसको आपके मन पे है, ये आप स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर जो फैसला दिया जाएगा, ठीक है, तो आप आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं समस्या को लेकर। लेकिन आप अगर नहीं मानेंगे तो फिर हो सकता है कि कार्रवाई भी किया जाए आपके ऊपर। आप मान लेते हैं कहीं आगे केस भी फाइल नहीं करते हैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट और फैसले को भी नहीं मानते हैं, तो फिर आप ही को समस्या होगा। तो इसीलिए जब भी मान लेते हैं ग्राम कचहरी के अंतर्गत जो भी है सरपंच का जो फैसला होता है। अब रही यहाँ पर जो धारा की बात आप कर रहे हैं कि किन किन धाराओं द्वारा कार्य करते हैं, देखें ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ये मामला जो है वो राज्य का है। और राज्य में कहते हैं बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो कानून है राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, वो है पंचायती जो है राज अधिनियम, ठीक है। तो पंचायत राज कानून है, कहीं पे अधिनियम है, तो ये सब अलग अलग जो कानून है हर राज्य में, तो सभी राज्य में अपने अपने नियम बनाए जाते हैं, पावर दिए जाते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कॉमन हम बात करें कि पंचायत राज जो अधिनियम है, अगर बहुत में देखें कि धारा जो है वहां पर 56 है, ठीक है। तो 56 जो है पंचायत को ऐसा पावर दिया गया है कि वो अतिक्रमण हटा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण है और उसका शिकायत अगर मिलता है तो उसको हटाने का वो काम कर सकते हैं। तो ये जो है यानी जो धारा में आपको बताई छत्तीसगढ़ का, हो सकता है कि राजस्थान का अलग हो, मध्य प्रदेश का अलग हो, बिहार का अलग हो, झारखंड का अलग हो, उत्तर प्रदेश का अलग हो, तो ये सब डिफरेंट जो है वो हो सकते हैं। अगला सवाल है कि मैं अपनी कमाई से जो है घर जो है का यहाँ पर मगर पत्नी के नाम से लिया हूँ, बेटा पुतोह में जो है अच्छा पट्टा है, क्योंकि पत्नी के नाम से घर है इसलिए माँ से जो है एक तरह से पट्टा है। और मगर जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी नॉन सैल्यूएबल है, हम जो है माँ हमसे कहती है कि घर हम बनाए हैं। तो इस दृष्टि में क्या होगा, देखें सीधी सी बात है कि अगर माँ के नाम संपत्ति है, ठीक है, तो माँ का वो अर्जित भूमि हो जाएगा। आप जो है माँ के जीवित रहते उसको बेच नहीं सकते, ठीक है, पहला काम ये नहीं कर सकते, आप बेच नहीं सकते। दूसरा, अधिकार का दावा नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता, आप बेच भी नहीं सकते, अधिकार का भी दावा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो सभी यहाँ पर जो बातें हैं आप नहीं कर सकते। मतलब सीधी सी बात है, माँ अगर किसी दूसरे को संपत्ति देना चाहे तो वो माँ को अधिकार है, इसलिए वो उनका अर्जित संपत्ति है। और अर्जित संपत्ति पे जो उनके वंशज हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उसका अधिकार उनकी मृत्यु के बाद ही होगा। सवाल है सर हमारी जमीन जो है वो दादी के नाम था, लेकिन दादी की मृत्यु हो जाने के बाद किसी ने वसीयतनामा बना के वह जमीन को 3 भाग में जो है करवा दिया, लेकिन उस जमीन के हकदार सिर्फ 2 लोग हैं। और अभी जो है यहाँ पर दादाजी जीवित हैं और बोलते हैं कि इस पर 2 लोगों का हक है। फर्जी वसीयत के जरिए अपना भी नाम डलवा दी, तो अब कहते हैं कि हमारा भी जमीन है।
देखिए, फर्जी अगर वसीयत है तो वो अब आपको कोर्ट में जो है दावा पेश करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि वो फर्जी है तो सिविल कोर्ट में आप अपना दावा पेश कर सकते हैं, और उस वसीयत को फर्जी साबित करने के बाद अगर वो कोई व्यक्ति अपने नाम पर भी करवा लिया है तो आप उसको रद्द करवा सकते हैं, आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। सवाल है, श्रीमान जमीन मेरे दादा के नाम पर है जिनके 3 बेटे थे, वो नहीं रहे, मेरे पापा और चाचा में बंटवारा नहीं हुआ, बस हम लोग सुविधा अनुसार घर बनाकर रह रहे हैं। अब एक चाचा का पूरा वंश नहीं रहा, उसी चाचा के बेटे ने एक दुकान भाड़े पर दिया था। भाई का पहला बेटा नहीं रहा, दूसरा बेटा हम 4 भाइयों के जाली हस्ताक्षर कर जमीन बेच दिया, अब वो भी नहीं रहा। जमीन लेने वाला दूसरा धर्म का है, पैसे वाला है, जमीन बिक्री 2019 में हुआ। देखें, जमीन आपके दादा के नाम पे है सबसे बड़ा, उनके अगर 3 बेटे हैं, ठीक है, अब वो नहीं रहे, तीनों वो नहीं रहे, लेकिन आपके पापा और चाचा में बंटवारा नहीं हुआ। मान लेते हैं आपके पापा किन्हीं के तो वंशज रहे होंगे, ठीक है, कि ये इसलिए कि आपके ये जो है आप दादा की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो है जो पापा हैं और चाचा हैं उनमें बंटवारा नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा साफ ये कहना है, देखें यहाँ पर कि दादा के जो 3 बच्चे हैं, दादा के नाम पे जमीन है, तो तीनों बच्चे का जितना भी आप मान लेते जनरेशन बढ़ता जाए, कोई नहीं रहा तो उसका हकदार अगर उसकी बहन है तो होगी, बहन उत्तराधिकारी होगी, नहीं तो फिर वो संपत्ति जो उनके और हिस्सेदार हैं उनके पास चला जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके जो 3 बेटे हैं और उस प्रॉपर्टी को 3 हिस्से में बांटने के बाद तीनों भाई के जितने भी उत्तराधिकारी हैं उनका शेयर बचेगा। मान लेते किन्हीं का अब कोई नहीं बचा तो ये दोनों के लिए होगा, 2 बचा हुआ तो दोनों के लिए होगा, ये भी नहीं रहे तो बाकी इनका शेयर भी इनको प्राप्त होगा। तो ये पूरा है। अब है कि कोई अगर जाली करके हिस्सा बेच लेता है तो जितना वो बेच सकता है, यानी उसको कितना अधिकार होगा, अगर वो व्यक्ति जीवित है अब वो या नहीं रहा तो वो उसको बेचने का अधिकार कितना था, उससे अधिक वो नहीं बेच सकता है। जितना का हक है उससे अधिक अगर वो बेचता है तो आप उस तरह के सेल डीड को कैंसिल भी करा सकते हैं। सवाल है, सर मेरा एक जमीन है जिसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा, खरीदने वाला भी मर गया और बेचने वाला भी मर गया, लेकिन जो जमीन बेचा उसका जो है यहाँ पर बेटा मेरा दाखिल खारिज में आवेदन देकर रोक रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जमीन का रजिस्ट्री हुआ है, आपके पास उसका जो है सेल डीड तो होगा, यानी रजिस्ट्री का दस्तावेज जो है वो तो मौजूद होगा। तो वो जो है एक तरह से उसको लेकर मान लेते कि रोक रहा है, आप आवेदन कर रहे हैं, रोक रहा है, तो आपको क्या करना है, अब आवेदन जिला कलेक्टर के पास करना है। वहां से उस व्यक्ति को जो है यहाँ पर नोटिस भेजा जाएगा और उस व्यक्ति को वहां पर जो है जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जो है आपने ये क्यों किया। जवाब ये देना पड़ेगा खास करके कि आप क्यों रोक रहे हैं, किस आधार पर रोक रहे हैं, जबकि आपके पिता के द्वारा इस संपत्ति को बेच दिया गया है। अब है कि उस डीड को वेरीफाई किया जाएगा, अगर वो सही पाया जाएगा तो एक आदेश जारी होगा और उस आदेश के अनुसार आपका दाखिल खारिज प्रक्रिया हो जाएगा। फिर भी वो व्यक्ति अपना दावा करने के लिए स्वतंत्र है। वो हो सकता है कि जो आपको आज रोक रहा है वो कोर्ट चला जाए, जो है आप पर केस फाइल कर दे, आपको सामना करना पड़ेगा उसका। लेकिन अगर आपको वो संपत्ति उनके द्वारा बेचा गया है, आपने खरीदा है, दाखिल खारिज का आदेश हो गया है, तो आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपना अगर मान लेते हैं किसी प्रकार कोई जो है उलझाने का प्रयास भी करता है तो आपको सामना करना पड़ेगा। सवाल है कि हमारे पास केवल खतियान है, रसीद कटवाना चाह रहे हैं, 50-60 साल हो चुका है, रसीद नहीं कट रहा है, तो क्या करें सर? नेट में जो है देखने से किसी और का नाम शो करता है, जिसके पास हम लोग बेचे हैं उसकी जमीन नाम जो है शो करता है। बहुत परेशान हूं सर, कोई रास्ता बताएं। देखें, अगर आपके पास खतियान है, सबसे बड़ी बात है
लेकिन आप रसीद करवाना चाहते हैं, जितना साल हो गया। तो नेट पे अगर देखेंगे तो जिसके पास बेचे हैं तो उसी का नाम तो शो करेगा, बिल्कुल सही शो कर रहा है। अगर आप खतियान से अपनी जमीन को आपके पूर्वज के द्वारा जो बेचा गया है तो वो खरीदा है तो वो तो टैक्स देगा ही। आपका जो शेष होगा, जो बचा हुआ संपत्ति है, उसका आप जो है रसीद कटवा सकते हैं। यानी शेष जो प्रॉपर्टी आपके पास अब बचा हुआ होगा सिर्फ उसका ही स्लिप कटेगा, बाकी का नहीं कटेगा। सवाल है, सर मेरी दादी ने 1990 में जमीन खरीदे, उसको 2002 में मेरी माँ को बेच दिया जिसका मोटेशन नहीं कराया गया। वह जमीन फिर मेरी दादी ने मेरे बड़े पिताजी को 2004 में बेच दिया जिसका मोटेशन हो गया, तो मेरा नहीं हुआ। 2020 वर्ष हो गए। देखें, दोनों काम अगर दादी के द्वारा किया गया है तो मान्यता जो होगा है ना 2002 वाले लिखा होगा। मोटेशन हो चाहे नहीं हो, बेचा गया दादी के द्वारा ही ना, आप नहीं करवाए तो आपकी गलती है। लेकिन अब कहेंगे कि आखिर आपके मन में सवाल होता होगा कि आखिर अधिकार किसका होगा, तो अधिकार जो पहले खरीदा है उसी का होगा। पहले जो खरीदा, आप कहेंगे उसका तो मोटेशन नहीं हुआ। मोटेशन नहीं हुआ तो मोटेशन नहीं कराया वो उसकी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका मालिकाना हक जो है वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे दोबारा जमीन बेचना वो गलत है, फ्रॉड करना हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर 2004 जो संपत्ति खरीदे भी हैं उनका मोटेशन भी हो गया, तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि वो गलत तरीके से हुआ। जब संपत्ति को पहले बेच दिया गया है तो उसको दोबारा बेचा नहीं जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।